दोस्तों असनीर ग्रोवर ने जिस कंपनी को फाउंड किया था, जिसके वो को फाउंडर थे, फाइनली एक लंबी कॉरपोरेट लड़ाई के बाद में असनीर ग्रोवर को इस कंपनी से निकाल दिया गया है। यानी कि उन्होंने असनीर ग्रोवर ने भारत पे के फाउंडर एंड एमडी के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे मात्र 3 सालों में, यानी कि ये जो भारत पे नाम से कंपनी है, इसको वर्ष 2018 में फाउंड किया गया था और इतने कम समय के अंतराल में कैसे ये कंपनी 21,000 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी बन गई और किस चालाकी से असनीर ग्रोवर ने पेटीएम और फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होने के बावजूद भी भारत पे को इतनी बड़ी कंपनी के रूप में बना दिया। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। इनकी लाइफ का सफ़र कैसा रहा, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितना इनको एक्सपीरियंस है, किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों भारत जैसे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो जीरो से बिल्कुल हीरो बने हैं, लेकिन उनके बारे में हमको नहीं पता चल पाता है। लेकिन हाल ही में एक एपिसोड लॉन्च हुआ था शार्क टैंक इंडिया, उसमें एक व्यक्ति के बारे में लोगों को पता चला जिनका नाम है असनीर ग्रोवर। आई होप आपने कहीं ना कहीं इस एपिसोड को देखा भी होगा। और दोस्तों इसमें जो व्यक्ति हैं असनीर ग्रोवर, उनको अपनी हाजिर जवाबी और थोड़े से सख्त व्यवहार की वजह से जाना जाता है। जो भी बात है ये डायरेक्ट यूज़र के मुंह पर बोल देते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको पसंद भी करते हैं। टेलीविज़न पर इस एपिसोड के आने के बाद में लोगों ने इनके लाइफ के बारे में जानना शुरू किया कि आखिर ये असनीर ग्रोवर हैं कौन और ये इतने सक्सेसफुल मात्र 3 सालों में कैसे हो गए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा असनीर ग्रोवर कौन है। असनीर ग्रोवर जो हैं ये भारत पे नाम से कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं। तो ये भारत पे कंपनी के को फाउंडर हैं। और अगर इनके बचपन की बात करी जाए तो इस समय देखिए, इनका जन्म 1982 14 जून 1982 में हुआ था और वर्तमान में 2021 की बात करें तो ये 39 ईयर्स के हैं। इन्होंने अपने एजुकेशन में बीटेक और एमबीए कर रखा है। बीटेक इन्होंने कहाँ से किया था? इन्होंने बीटेक जो है ये आईआईटी दिल्ली, इन्होंने बीटेक की पढ़ाई जो है वो आईआईटी दिल्ली से करी थी। अब चूंकि इनके पास में आईआईटी का टैग रहा है, आईआईटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, कुछ करने की चाहत हमेशा से इनके मन में रही होगी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, बीटेक करने के बाद में 1 साल का एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि बीटेक के कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स को चुना गया था जिनको फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है, इंसा लियोन यूनिवर्सिटी, वहाँ से 1 साल का कोर्स इनको करने का मौका मिला था। तो चूंकि ये टैलेंटेड रहे होंगे इसी वजह से इनको ये मौका मिला होगा, क्योंकि ओनली 5 स्टूडेंट्स को ऐसा मौका मिला था। इसके बाद में क्या किया कि चूंकि इनके मन में हमेशा से ही एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने का ख्वाब था, उस समय तक इनके मन में स्टार्टअप फाउंड करने का कोई ऐसा विचार नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस से ये वाला कोर्स करने के बाद में भारत में आकर इन्होंने एमबीए की पढ़ाई करी। और एमबीए भी इन्होंने एक ऐसी कंपनी कॉलेज से किया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज है, आईआईएम अहमदाबाद। तो यानी कि असनीर ग्रोवर जो हैं ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं। आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रखा है, उसके बाद में आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए कर रखा है। ये दोनों ही कॉलेज इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो टैलेंटेड तो होगा ही, साथ ही साथ में इनकी जो फैमिली वो भी कैसी, वो भी आपको बता देता है। चूँकि ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली जो है ये बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। पैसा इनके पास में बचपन से ही था। इनके फादर जो थे वो सीए हैं, इनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनकी मदर जो है वो भी एक टीचर हैं। तो इनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, फैमिली एजुकेटेड थी, एडवांस थी। तो ये इनको बचपन से ही पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई या जो भी खर्चे होते हैं ये फैमिली इनको अच्छे से करवाने में सक्षम थी। तो अभी तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है माधुरी जैन ग्रोवर। अब इनकी बात करी जाए
तो हमेशा ये किसी न किसी बात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले व्यक्ति हैं। अब ये आईआईटी से बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कर चुके थे। उसके बाद में इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये जानो कि ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओगे तो वहाँ से आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिस फैमिली में पापा, इनके जो फादर हैं, कजिन्स हैं, तो बाकी सब लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं और ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। इनकी मैक्सिमम जो इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ आप देखेंगे तो ये फैमिली के साथ में ही अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये अपने परिवार के साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ को शेयर भी करते हैं। साथ ही साथ में आगे चलते हैं। इतना सब हमने समझ दिया। इसके बाद में क्या होता है कि आईआईएम अहमदाबाद से निकलने के बाद में इनका जो सबसे पहली जॉब लगी थी कॉलेज से, वो लगी थी कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट बैंक में। ठीक है, तो पहली जॉब वहाँ पर इनकी लगी। इसके वहाँ पर इन्होंने तकरीबन 7 साल तक जॉब करी। लेकिन इनके मन में, जब ये कोटक महिंद्रा बैंक में एक जॉब कर रहे थे, उसी समय से इनके मन में एक ख्याल आया कि ये खुद का अपना एक काम शुरू करेंगे, एक स्टार्टअप ये फाउंड करेंगे। इसके बाद में वर्ष आ गया 2013। तो वर्ष 2013 में इन्होंने क्या किया कि अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में डेवलपमेंट डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने फिर से एक जॉब ज्वाइन कर ली। उस समय भी इनके मन में स्टार्टअप करने का एक ख्याल चल रहा था, लेकिन उस समय इनके पास में संसाधन ऐसे नहीं थे कि अपना कोई स्टार्टअप कर पाते। फिर धीरे धीरे इनका समय आगे बढ़ता गया। उसके बाद में इन्होंने कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम है ग्रोफर्स। ग्रोफर्स कंपनी के बाद में अब हम फाइनली बात करते हैं कि भारत पे कंपनी को ये कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत करी। तो भारत पे की शुरुआत करने से पहले ये जिस कंपनी में थे उसका नाम था पीसी ज्वेलर्स। तो ये पीसी ज्वेलर्स कंपनी में 2017 के आसपास की बात है, ये बिजनेस हेड के रूप में काम कर रहे थे। अब ये बिल्कुल पीक टाइम आ चुका था जिस समय ये डिसीजन लेने वाले थे कि अब मुझे एक कंपनी फाउंड करनी चाहिए। तो उसी समय से इन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात करना शुरू कर दिया जो कंपनी के फाउंडर या फिर जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हों, इस टाइप के लोगों से इन्होंने अपना रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। और जब ये पीसी ज्वेलर्स में काम कर रहे थे तो पीसी ज्वेलर्स में इन्होंने जो पीसी ज्वेलर्स का पेमेंट गेटवे था, मतलब लोग आपको पेमेंट जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उस पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो उस समय इनको एक बात समझ में आ गई थी कि इंडिया में जो पेमेंट करने का प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ही सॉल्व करने से लेकर ये स्टार्टअप एक बनाएंगे। तो पीसी ज्वेलर्स में काम करते समय इनको 2 दोस्त मिले, 2 साथी मिले जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे इनके लिए। एक का नाम था शाश्वत नकरानी और दूसरे का नाम था भाविक कोलरिया। इन दोनों से मुलाकात हुई और इन दोनों के साथ में ही मिलकर इन्होंने एक ऐसा ट्रांजैक्शन ऐप बनाने मतलब का विचार किया जो कि भारत पे के रूप में बाद में इस्टेब्लिश हुआ। अब इनमें से आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। ये आप दोनों का फ़ोटो देख सकते हैं, ये इनके 2 साथी हैं। ये रहे असनीर ग्रोवर और उनके साथ में इनके 2 साथी जो कि जिनके साथ में मिलकर ही इन्होंने भारत पे कंपनी बनाई थी। अब चूंकि असनीर ग्रोवर को कंपनी चलाने, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें ये हैंडल करते थे। टेक्निकल पार्ट इनके द्वारा देखा जाता था और बाकी सारी चीज़ें इनके द्वारा। तो कुल मिलाकर ये तीनों लोग मिलकर इस कंपनी को शुरुआत कर चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि फाइनली 2018 में अपनी इस कंपनी को लॉन्च कर दिया। और वर्ष 2018 में जब इन्होंने कंपनी को लॉन्च किया था तो इनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। ये बिल्कुल भी इनके पास में पैसा नहीं था। इवन अपने स्टाफ को सैलरी देने तक का पैसा इनके पास में नहीं बचा था। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि अपनी जो पत्नी है उनको भी कंपनी में एक पोजीशन पर बिठा दिया था कि सैलरी बहुत ज़्यादा उनको ना देनी पड़े। तो 20 कर्मचारियों के साथ में 2018 में इन्होंने अपनी कंपनी को लॉन्च कर दिया। और उसके 1 साल बाद ही इनको इतना ज़्यादा सक्सेस मिला उस कंपनी में कि इनके एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है ये 20 से बढ़कर सीधा 500 हो गई। 500 एम्प्लॉय इनके हो चुके थे। साथ ही साथ में भारत के बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, ऐसे शहरों में इन्होंने अपने ऑफिसेस को खोलना शुरू कर दिया। अब फाइनली दोस्तों ये बात आती है कि आखिर भारत पे कंपनी ने फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी कंपनी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा सक्सेस इतने कम समय में कैसे ले ली।
उस समय दोस्तों होता क्या था कि अगर आप जब भी किसी भी दुकान पर जाकर पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना पड़ता था कि अगर आपके पास कोई फ़ोनपे ऐप है तो फ़ोनपे एप्लीकेशन का क्यूआर कोड अलग होता था, गूगल पे का क्यूआर कोड अलग होता था, पेटीएम का क्यूआर कोड अलग होता था। भारत पे कंपनी ने क्या किया, एक यूनिक क्यूआर कोड बनाया जिसमें कि आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी का भी क्यूआर कोड हो, आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने पेमेंट करने के मेथड को सिंप्लीफाई कर दिया। आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड रखना होता है दुकान वाले को और उसी एक क्यूआर कोड से आप किसी भी ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो एक पेमेंट सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया जिसकी वजह से ये बाकी कंपनी से लीड कर गए। और अगर इस समय की बात करें, जो भारत पे कंपनी है ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पर है और इसका वैल्यूएशन लगभग 21,000 करोड़ हो चुका है। साथ ही साथ में इनकी दो और सर्विसेज बहुत ज़्यादा फेमस हो गई बाकी ऐप के कंपैरिजन में। पहला ये कि जो दुकानदार इस क्यूआर कोड से पैसा ले रहा था उसके लिए ट्रांजैक्शन फ़ी बिल्कुल जीरो थी, उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा था। दूसरी चीज़, भारत पे ऐप के माध्यम से ये लोगों को लोन भी प्रोवाइड करने लगे और वर्तमान में दिसंबर 2021 तक का डेटा अगर हम लोग देखें तो लगभग ये 3,000 करोड़ रुपए का ये लोन दुकानदारों को दे चुके हैं। तो इस टाइप के ये बिजनेस मॉडल पर ये सस्टेन कर रहे थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। अब चूंकि दोस्तों अभी जो विवाद चल रहा है कि जो असनीर ग्रोवर हैं उनका भारत पे कंपनी के साथ में भारत पे कंपनी के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगा था, जो कि बाद में साबित भी हो गया, जिसके चलते कंपनी ने इनको निकाल दिया और फाइनली उनको एमडी के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन अभी भी उनके पास में कंपनी के फंड के हिसाब से सबसे ज़्यादा उस कंपनी के शेयर उनके पास में है, यानी कि 9.5%। उनके पास में 9.5% शेयर अभी भी हैं उस कंपनी के, जो टोटल वैल्यूएशन के हिसाब से लगभग 1800 से 1900 करोड़ के आसपास में बैठते हैं। तो हम लोग इस समय देखेंगे कि भारत पे कंपनी में किसकी कितने हिस्सेदारी है। तो इसमें आप देखोगे कि अगर इंडिविजुअल की बात करें तो असनीर ग्रोवर के पास में सबसे ज़्यादा शेयर हैं 9.5%, शाश्वत नकरानी के पास में 7.8% शेयर हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कि कंपनी में पैसा लगाती हैं, सिकोया कैपिटल के पास में 19.6% शेयर हैं, रिबिट कैपिटल के पास में 11% शेयर हैं, टाइगर ग्लोबल और कंपनीज के पास में 52% जो है शेयर हैं। तो असनीर ग्रोवर के पास में 9.5% शेयर का मतलब है कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए के शेयर इनके पास में अभी भी हैं। बाकी आप इनका प्रोफाइल जानते हैं कि इस समय शार्क टैंक इंडिया एपिसोड जो आता है उसमें ये एज अ जज काम कर रहे हैं। एज अ जज आपने इनको देखा होगा। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है। ये खुद का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बनाने वाले हैं। तो ये इनकी मोटिवेशनल स्टोरी थी कि मात्र 3 साल के अंदर में कैसे इन्होंने इस इतनी बड़ी कंपनी को बनाया। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट ऐसे और ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलते रहें।